Hello students, welcome to Agmic Academy. I am your teacher for this lecture. In this lecture, we are going to discuss CBSE Class 12th Term 2 Mock Test Mathematics. I hope you have done the paper. So let us see the solutions. तो आपके जो भी doubts हैं वो clear हो जाएंगे and your complete chapters, all the chapters of Term 2 would be revised also, right? तो ये पेपर जो था इसमें टाइम लिमिट आपकी 2 आवर्स थी एंड मैक्सिमम मार्क्स आर 40. सो यू हैव टू डू द पेपर इन द गिवन टाइम लिमिट. ऑलराइट, तो इंस्ट्रक्शंस देखते हैं पहले. बट बिफोर वी बिगिन, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल सो दैट यू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस एंड यू कैन सी ऑल द सॉल्यूशंस टू द मॉक टेस्ट. ऑलराइट, तो सबसे पहले देखो जनरल इंस्ट्रक्शंस जो कि हमने देखनी है यहाँ पे. तो लेट अस रीड द इंस्ट्रक्शंस नाउ. पहला है कि क्वेश्चन पेपर में देर आर 3 सेक्शंस A, B and C. Each part is compulsory. तो सेक्शन A has 6 short answer type questions of 2 marks each. All right? और सेक्शन B में जो है आपके पास है 4 short answer type questions of 3 marks each. सेक्शन C has 4 long answer type questions of 4 marks each. मतलब इस पेपर में जो भी आपके क्वेश्चंस हैं या 2 मार्क्स के हैं या 3 के या फिर 4 के. तो इन ऑल यू हैव 14 क्वेश्चंस. There is an internal choice in some of the questions. All right? Internal choice का मतलब है कि किसी किसी क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चंस दिए होंगे, दोनों में से एक करना है. और जो क्वेश्चन नंबर 14 मतलब लास्ट क्वेश्चन होगा सेक्शन सी का, दैट इज अ केस बेस्ड प्रॉब्लम हैविंग 2 सब पार्ट्स और हर सब पार्ट 2 मार्क्स का है. तो 2 सब पार्ट्स हैं ऑफ 2 मार्क्स ईच. ऑलराइट, तो ये तो हो गई इंस्ट्रक्शंस. अब चलते हैं हम सबसे पहले सेक्शन ए पे, जिसमें हमारे पास 2 मार्क्स क्वेश्चंस हैं और 6 क्वेश्चंस हैं. तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन हमें ये दिया है, इवेल्युएट करना है इंटीग्रल e रेज पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx. तो लेट अस सी हाउ वी आर सपोज टू डू इट. तो हम यहां पे लिखते हैं इंटीग्रल e रेज पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx. अब आपको पता है जब आप इंटीग्रेट करते हो तो सब्स्टिट्यूशन में आपको उसको टी पुट करना है जिसका डेरिवेटिव dx के साथ आपको इंटीग्रल के अंदर मिलता है. नाउ इफ वी ऑब्जर्व tan इनवर्स x, वी नो दैट इट्स डेरिवेटिव इज 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर व्हिच इज प्रेजेंट विद dx. तो यहां पे हम यही सब्स्टिट्यूशन लेंगे. लेट अस टेक tan इनवर्स x टू बी इक्वल टू t. So if you differentiate, we get 1 upon 1 plus x square dx. This will be equal to dt. तो dx upon 1 plus x square will be replaced by dt and tan inverse x by t. So if you denote this integral by I, we have this equal to e raised power t dt. आपको पता है e raised power t का इंटीग्रल is e raised power t plus constant c. तो t को वापस रिप्लेस करो तो आंसर आ गया e raised power tan इनवर्स x plus constant c. तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर. अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 में या तो ये करना था या फिर आपको ये वाला इंटीग्रल निकालना है. लेट अस राइट द इंटीग्रल. इट इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 प्लस cos 2x dx. इज इट ऑल राइट? तो इट इज dx अपॉन 1 प्लस cos 2x dx. अब देखो जब आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है तो आपको पता है इंटीग्रेट करने के लिए हम सबसे पहले ये देखते हैं क्या कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है. अगर हाँ तो पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला अप्लाई करके गिवन फंक्शन को जितना हो सकता है सिंप्लीफाई कर लो, फिर उसको हम करेंगे इंटीग्रेट. इजंट इट? तो अब आप नोटिस करो 1 प्लस cos 2x होता है 2 cos स्क्वायर x dx. इजंट इट? तो यहां पे हम देख सकते हैं 2 हमारा कैंसिल हो गया, ऊपर रह गया 1. And we know that 1 upon cos square x is nothing but secant square x. All right? तो secant square x का इंटीग्रल सबको पता है. This is equal to tan x plus constant c. So that will be the answer to this particular question. Right? Let's move on to the next one. अब देखो question number 2. Question number 2 में आपने बताना है order and degree of this differential equation. अब डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी ये है 3 इंटू d3y अपॉन dx क्यूब का स्क्वायर देन माइनस 2 टाइम्स dy बाई dx प्लस एक्स क्यूब इज इक्वल टू 0. अब ऑर्डर क्या होता है, जितने भी डेरिवेटिव्स आपको पता है जो डिफरेंशियल इक्वेशन में प्रेजेंट होते हैं उनमें सबसे बड़ा जो ऑर्डर होता है डेरिवेटिव का दैट इज कॉल्ड एज ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. अब जैसे एक डेरिवेटिव है dy बाई dx, इसका ऑर्डर 1 है. फिर हमारे पास ये देखो थर्ड डेरिवेटिव प्रेजेंट है
इज इट ऑल राइट? थर्ड से बड़ा डेरिवेटिव नहीं है, तो सबसे बड़ा जो डेरिवेटिव है ऑर्डर 3 का है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर है दैट विल बी इक्वल टू 3। अब डिग्री की जहां तक बात है, डिग्री होती है जो भी मैक्सिमम पावर वाला, मैक्सिमम ऑर्डर वाला डेरिवेटिव होता है उसकी पावर या एक्सपोनेंट, प्रोवाइडेड बाकी सारे डेरिवेटिव्स फ्रैक्शनल या नेगेटिव पावर में नहीं है। अगर बाकी डेरिवेटिव्स नेगेटिव या फ्रैक्शनल पावर में होते हैं या कोई भी डेरिवेटिव नेगेटिव या फ्रैक्शनल पावर में हो तो सूटेबली आपको रेसिप्रोकल लेके या स्क्वेयरिंग या क्यूबिंग करके वो नेगेटिव या फ्रैक्शनल पावर हटानी होती है। अब देखो यहाँ पे ये दो डेरिवेटिव्स प्रेजेंट हैं, दोनों में से किसी के ऊपर नेगेटिव या फ्रैक्शनल पावर नहीं है, तो ऐसे में इसकी जो डिग्री होगी वो देखो क्या हो जाएगी, डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन विल बी द एक्सपोनेंट ऑफ द हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 3 है, इसकी पावर 2 है, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री हो गई 2। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, राइट? Now look at question number 3. Let us see what it is. Find the value of lambda if the projection of vector A on B is 4 units. तो आपको projection दी है, आपको lambda निकालना है. Let us write the vectors first of all. A vector is given to be lambda I plus j plus 4k और B vector हमें given है 2i plus 6j plus 3k. ऑल राइट, अब देखो प्रोजेक्शन कैसे लेते हैं, क्या फॉर्मूला होता है, लेट्स जस्ट राइट। सो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी, याद है ना फॉर्मूला, स्केलर प्रोडक्ट का ये एप्लीकेशन है। इट इज ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। अब देखो ये है हमारे पास वेक्टर ए, इज इट ऑल राइट? दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी। डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हो, a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2। तो लेट अस राइट a डॉट b, इट इज लैम्डा इंटू 2, जे का कंपोनेंट यहाँ पे 1 है, 1 इंटू 6, फिर के कंपोनेंट्स मल्टीप्लाई करो 4 इंटू 3। अब b का मैग्नीट्यूड कैसे लोगे, अगर कोई वेक्टर है ai प्लस बी जे प्लस सी के, यू नो द मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो b वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर एंड प्लस वी हैव 3 स्क्वायर। अब देखो ये प्रोजेक्शन आपको 4 यूनिट्स दी है, this implies 4 is equal to 2 lambda plus this is 12 plus 6 that is 18 divided by we have under root of 4 plus 36 and plus 9. Is it all right? आप नोटिस करो डिनोमिनेटर में हमारे पास है root 49 which is 7, तो this implies 4 is equal to 2 lambda। न्यूमिनेटर में बेशक हम एक काम करते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं, तो इट इज lambda plus 9 और डिवाइडेड बाय आ गया 7। Now you can notice we can cancel out 2 and now cross multiply. Cross multiply करोगे तो 14 is equal to lambda plus 9. That means lambda is 14 minus 9, that is 5. So this is the required answer. तो lambda की वैल्यू हमें बतानी थी, is it okay? तो वो हमारे पास आ गई। We were given the projection of a vector on another vector as 4 units. Let us move forward. Now look at question number 4. क्वेश्चन नंबर 4 में आपको निकालने हैं डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन पैरेलल टू दिस गिवन लाइन। अब देखो जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लाइन की होती है वो ये होती है x माइनस x1 अपॉन a इज y माइनस y1 अपॉन b इज z माइनस z1 अपॉन c। ये लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है, कौन सी लाइन, वो लाइन जिसके ऊपर एक फिक्स पॉइंट होता है x1 y1 z1, इजंट इट, और साथ में हमारे पास इसके डायरेक्शन रेशियोज होते हैं ए बी और सी। और कोई भी दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो यू नो दैट डायरेक्शन रेशियोज आर प्रोपोर्शनल। तो अब देखो सबसे पहले हमें इस लाइन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, उसके लिए ऑब्जर्व करो यहाँ पे एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो वो यहाँ पे हर एक केस में नहीं है, तो पहले हम वो करते हैं। तो पहले हम लाइन की इक्वेशन यहाँ पे लिखते हैं, इट इज गिवन एज 2x माइनस 5 अपॉन 4, this is equal to y plus 4 upon 3 and this is equal to how much, 6 minus z upon 6। अब देखो यहाँ पे ऊपर नीचे 2 से डिवाइड करो टू मेक कोफिशिएंट ऑफ x as 1, तो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को भी डिवाइड कर लो, तो x माइनस 5 बाय 2 अपॉन 2। ये ऑलरेडी रिक्वायर्ड फॉर्म में है, y माइनस ऑफ माइनस 4 अपॉन 3। यहां पे हम माइनस कॉमन लेते हैं क्योंकि z का कोफिशिएंट 1 चाहिए, वो माइनस नीचे एडजस्ट कर दो, तो इट कैन बी रिटन एज z माइनस 6 अपॉन
-6। अब देखो ये लाइन इस फॉर्म में है, तो इस लाइन के हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज हो गए 2, 3 और -6। दीज आर द डायरेक्शन रेशियोज A, B एंड C। अब अगर लाइन पैरेलल है तो डायरेक्शन रेशियोज इसी के प्रोपोर्शनल होंगे, तो दे कैन बी टेकन एज 2, 3, -6। अब डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकालेंगे? यू नो दैट कि अगर आपको डायरेक्शन रेशियोज ABC दिए हैं तो डायरेक्शन कोसाइंस आर गिवन बाय A अपॉन अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, कॉमा B अपॉन अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, कॉमा C अपॉन अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। तो यहाँ पे A is 2, we have B as 3 and C equal to how much? -6. तो let us calculate अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। ये देखो कितना आ रहा है, इसको कैलकुलेट करते हैं। तो दिस इज इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एंड प्लस -6 का स्क्वायर, which is equal to under root of 4 plus 9 plus 36 under root of 49, that is equal to 7। तो देखो अगर ये हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज थे तो ये हमारे पास फॉर्मूला था डायरेक्शन कोसाइंस का, isn't it? तो हम अब लिखते हैं आंसर, therefore डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन पैरेलल टू गिवन लाइन, ऑलराइट, आर क्या हो जाएंगे? देखो 2/7, 3/7, -6/7। तो दीज आर द रिक्वायर्ड डायरेक्शन रेशियोज। देखो जब यूजली हम डायरेक्शन कोसाइंस अगर दोनों लेने हैं तो एक बात यहाँ पे बता रही हूँ, ध्यान से सुनना, हम यहाँ पे ना प्लस माइनस ले सकते हैं क्योंकि डायरेक्शन लाइन की कोई भी हो सकती है, अगर उसके पैरेलल ले रहे हो या तो सेम डायरेक्शन या अपोजिट, तो प्लस माइनस। तो यहाँ पे भी अगर आप या तो ये बोलो 2/7, 3/7, -6/7, आइदर दीज आर दी डायरेक्शन को साइंस, और इनमें माइनस साइन लगा दो, मतलब -2/7, -3/7 और माइनस माइनस प्लस 6/7। तो अगर किसी ने वो आंसर दिया है दैट विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज करेक्ट। इज इट ओके? ये तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा ये है, the probability of two students A and B coming to school in time are 3/7 and 5/7 respectively। तो इसमें देखो हम पहले इवेंट डिफाइन कर लेते हैं। मान लो A इवेंट ये है कि A comes to school in time, is it all right? This is event A। और B इवेंट हम ले लेते हैं यहां पे कि B comes to school in time। तो B comes to school in टाइम। तो क्या क्या प्रोबेबिलिटीज दी हैं? वी आर गिवन प्रोबेबिलिटी ऑफ A as 3/7 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज गिवन टू बी 5/7। अब देखो निकालना क्या है, आगे पढ़ते हैं। इफ दीज इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, मतलब A और B का स्कूल टाइम पे आना आपस में इंडिपेंडेंट है, तो आपको बतानी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली वन ऑफ देम कमिंग टू स्कूल इन टाइम। मतलब एक ही टाइम पे आ रहा है, इसका मतलब एक टाइम पे आ रहा है तो दूसरा नहीं आ रहा। तो हमें प्रोबेबिलिटी अब निकालनी है। यहां पे लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ओनली वन कम्स टू स्कूल इन टाइम, ओनली वन कम्स टू स्कूल इन टाइम। अब देखो ये कैसे निकालोगे? इसका मतलब है कि A टाइम पे आ रहा है एंड B टाइम पे नहीं आ रहा। एक ही आ रहा है ना टाइम पे, B बार का मतलब नॉट बी, B डज नॉट अकर। या फिर देखो क्या होगा, और है तो हम प्लस करेंगे, प्रोबेबिलिटी A टाइम पे नहीं आता और B टाइम पे आता है। अब आपको दिया है A और B कैसे इवेंट्स हैं? इंडिपेंडेंट। तो आपने ये थ्योरम किया है कि अगर A और B इंडिपेंडेंट होते हैं तो A और B बार भी इंडिपेंडेंट होते हैं और A बार और B भी इंडिपेंडेंट होंगे। तो A और B इंडिपेंडेंट हैं, इसका मतलब ये हो गया A, B बार दे आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट एंड वी हैव A बार, B, these two events are also independent। तो अगर दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट होते हैं तो उनकी इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ द फर्स्ट इवेंट मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ द सेकेंड। तो यहां पे दिस विल बी इक्वल टू नाउ probability of A into probability of B bar plus we have probability of A bar into probability of B। तो this is equal to probability of A, B bar की probability होती है 1 minus probability of B plus we have 1 A bar की probability
1 minus probability of A and multiplied by probability of B. Now let us use this results कि A की probability है 3/7 और B की probability 5/7. तो यहाँ put करते हैं. This is 3/7 into 1 minus 5/7 plus we have 1 minus 3/7 into B की probability, that is 5/7. Now let us simplify and find the answer. So this is 3/7 into 2/7 plus we have how much? 4/7 into 5/7. This is equal to 6/49 plus 20/49. तो LCM सेम है, तो required probability is 26/49. That is going to be the answer. Alright? तो exactly one of them comes to school in time का मतलब अगर A टाइम पे आता है तो B नहीं आता, और अगर B टाइम पे आता है तो A टाइम पे नहीं आ रहा. तो आंसर आ गया 26/49. अब देखो सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. Let us see what is given here. We are given a family has 2 children. What is the probability that both the children are boys given that at least one of them is a boy? सबसे पहले तो हम बनाते हैं इसमें सैंपल स्पेस. ठीक है, ये देखो सैंपल स्पेस क्या हो जाएगी, S कि अगर 2 चिल्ड्रन है तो वी विल हैव गर्ल गर्ल, फिर बॉय गर्ल, या गर्ल बॉय, या फिर बॉय बॉय. इजंट इट? गर्ल बॉय और बॉय गर्ल में क्या फर्क है कि पहले बॉय है, एल्डर इज बॉय यंगर इज गर्ल, या फिर एल्डर इज गर्ल यंगर इज बॉय. तो 4 हमारे पास एलिमेंट्री इवेंट्स आएंगे इस सैंपल स्पेस में. अब हम डिफाइन करते हैं 2 इवेंट्स. मान लो ई इवेंट है बोथ चिल्ड्रन आर बॉयज, तो बोथ आर बॉयज. और एफ इवेंट ले लो एटलीस्ट 1 इज बॉय. इज इट ऑल राइट? एटलीस्ट 1 इज बॉय. तो आपको प्रोबेबिलिटी देखो किसकी चाहिए, प्रोबेबिलिटी दैट बोथ चिल्ड्रन आर बॉयज, मतलब ई की. फिर ये जो वर्ड होता है देखो, ये बहुत ही क्रूशियल वर्ड है, गिवन दैट. गिवन दैट के बाद वाला इवेंट वो होता है जो ऑलरेडी अकर कर चुका है. तो गिवन दैट एटलीस्ट 1 इज बॉय मतलब ई की प्रोबेबिलिटी चाहिए हमें गिवन दैट एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड. इज इट ऑल राइट? तो अब इसका फॉर्मूला लगाएंगे, तो उसके लिए पहले हम ई और एफ और उसके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं. अब देखो यहाँ पे ई में क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे. बोथ आर बॉयज तो एक ही आएगा ना, बॉय बॉय, सिर्फ यही फेवरेबल एलिमेंट है हमारा. अब देखो एफ है, कम से कम एक बॉय है, तो बॉय गर्ल, गर्ल बॉय और बॉय बॉय. वी आर गेटिंग दिस. तो यहाँ पे ई इंटरसेक्शन एफ देखो कितना हो गया, बी बी. Is it all right? Now let us apply the formula for conditional probability. क्या conditional probability निकालनी है हमने? Probability of E by F. ठीक है, which is equal to by definition probability of E intersection F divided by probability of F. अब यहाँ पे देखो आपके पास सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स हैं? 4. तो हम यहाँ पे probabilities लिखते हैं. इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन एफ में एक ही है, तो ये प्रोबेबिलिटी हो गई 1/4. वाई? बिकॉज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस आर 4. फिर एफ में फेवरेबल 3 है, तो प्रोबेबिलिटी विल बी 3/4. तो 4 4 कैंसल हो गया, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज 1/3 एंड दैट इज गोइंग टू बी द आंसर. तो ये है हमारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. ऑलराइट, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वर्ड कई बार नहीं लिखा होता, सिर्फ प्रोबेबिलिटी लिखा है. देखो, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि गिवन दैट, फाउंड टू बी, ऑब्जर्व दैट, अगर ये वाले वर्ड्स आते हैं और इनके बाद कोई इवेंट मेंशन्ड है तो इसका मतलब दैट इवेंट हैज ऑलरेडी अकर्ड. तो यहाँ पे एफ इवेंट हमारा ऑलरेडी अकर कर चुका है. राइट? नाउ लेट अस कम टू सेक्शन बी. सेक्शन बी में आपके 4 क्वेश्चंस हैं एंड ईच क्वेश्चन इज ऑफ 3 मार्क्स. तो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7 नाउ. We have to evaluate sin x plus cos x upon under root of sin 2x. तो solve करते हैं. Let us denote this integral by I. So we have sin x plus cos x divided by under root of sin 2x. अब देखो, जब भी आपके पास एक फंक्शन ऐसा होता है जिसमें sin x plus cos x या sin x minus cos x या cos x minus sin x के साथ फंक्शन में sin 2x हो, तो हम क्या करते हैं? आप ये नोटिस करो, sin x प्लस cos x किसका डेरिवेटिव है? sin x किसका डेरिवेटिव है? माइनस cos x का. और cos x किसका डेरिवेटिव है? sin x का. तो यहां पे हम सब्स्टिट्यूशन लेंगे
साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू टी। याद है ना, उसको सब्स्टिट्यूट करना है जिसका डेरिवेटिव dx के साथ प्रेजेंट होता है। तो अब आप अगर इसको डिफरेंशिएट करते हो, वी गेट कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस साइन एक्स dx इज इक्वल टू dt। तो ये जो देखो न्यूमिरेटर है ये किससे रिप्लेस हो जाएगा, dt से। नाउ वी हैव टू रिप्लेस साइन 2x ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ t। उसके लिए आप क्या करोगे, ये जो सब्स्टिट्यूशन ली है उसमें हम करेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। ऑलराइट, तो आप देखोगे उसमें साइन 2x इंट्रोड्यूस हो जाएगा। कैसे? स्क्वेयरिंग वुड बी साइन स्क्वेयर x प्लस कॉस स्क्वेयर x माइनस 2 साइन x इंटू कॉस x इज इक्वल टू टी स्क्वेयर। वी हैव दिस। अब आप ऑब्जर्व करो, दिस इज 1 और यहां पे 2 sin x cos x is sin 2x, this is equal to t square. तो this implies 1 minus t square will be equal to sin 2x. तो sin 2x किससे रिप्लेस होगा, 1 minus t square से। तो अब यहां पे हम पुट करते हैं सब्स्टिट्यूशन। तो न्यूमिरेटर देखो यहां से पुट करेंगे cos x plus sin x dx is dt. This is dt divided by under root of sin 2x is 1 minus t square. अब इसका इंटीग्रल क्या होता है, यू नो दैट इट इज नथिंग बट साइन इनवर्स t प्लस कॉन्स्टेंट c, क्योंकि साइन इनवर्स t का डेरिवेटिव है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। t की वैल्यू पुट कर दो तो फाइनल आंसर आ गया साइन इनवर्स ऑफ साइन x माइनस कॉस x प्लस कॉन्स्टेंट c। तो दिस इज गोइंग टू बी द आंसर। ऑलराइट, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। तो जब भी sin x प्लस कॉस एक्स, sin x माइनस कॉस एक्स या cos x माइनस sin x आएगा, साथ में sin 2x आएगा, तो आप इसी टाइप की सब्स्टिट्यूशन लोगे और स्क्वेयरिंग करके रिप्लेस हो जाएगा sin 2x। राइट, नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 आपका डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर है। वी हैव टू सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन 2x स्क्वायर dy by dx minus 2xy plus y square is equal to 0. Let us see how to do this question now. So we have here differential equation 2x square dy by dx minus 2xy plus y square is equal to 0. अब देखो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जब हम सॉल्व करते हैं, सबसे पहले हम ये चेक करते हैं डू वी हैव वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। वेरिएबल सेपरेबल का मतलब dx के साथ x वाली टर्म्स और dy के साथ y वाली टर्म्स कैन वी राइट। अब देखो इसमें 2xy है तो आप सेपरेट नहीं कर पाओगे, तो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म नहीं है। दूसरी चीज हम ये चेक करते हैं, इज इट अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजेनियस का मतलब होता है डिग्री ऑफ ईच टर्म इज सेम। तो देखते हैं हम यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो इस टर्म की डिग्री कितनी है, 2। इज इट ऑल राइट, एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे x की पावर 1 y की पावर 1 है, तो दिस टर्म हैज डिग्री 2 और y स्क्वायर है, तो इस टर्म की डिग्री भी कितनी है, 2 है। तो हर टर्म की डिग्री 2 है, सेम है, इसका मतलब दिस इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जब डिग्री 2 है तो आप होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हो, डिवाइड द इक्वेशन बाय एक्स स्क्वायर। जितनी डिग्री होती है x की उतनी पावर से डिवाइड कर दो। तो डिवाइड करने पे वी आर गेटिंग 2 टाइम्स dy by dx माइनस 2y अपॉन x प्लस वी हैव y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर से डिवाइड करने का ये फायदा होता है कि कंप्लीट डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी y बाय x की टर्म्स में आ गई। अब हम लेते हैं सूटेबल सब्स्टिट्यूशन। तो y अपॉन x को पुट कर लेते हैं v, लेट इट बी इक्वल टू v। ईच एंड एवरी टर्म इज इन टर्म्स ऑफ y बाय x। तो अगर y बाय x को v में पुट कर रहे हो तो अकॉर्डिंगली यू हैव टू रिप्लेस dy बाय dx ऑल्सो। तो यहां पे y आ गया x इंटू v। लेट अस डिफरेंशिएट विद रिगार्ड टू x। तो देखो क्या आ रहा है, dy बाय dx इज इक्वल टू, राइट साइड पे देखो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, x का डेरिवेटिव 1 v एज इट इज प्लस x एज इट इज v का डेरिवेटिव dv बाय dx। इट मींस दैट dy बाय dx रिप्लेस होगा v प्लस x dv बाय dx से। तो dy बाय dx को इससे रिप्लेस करना है, y बाय x को रिप्लेस करना है v से। तो लेट अस डू दैट। सो वी गेट 2 टाइम्स v प्लस
एक्स डी वी बाई डी एक्स, ऑल राइट, ये हमने डी वाई बाई डी एक्स को रिप्लेस किया, माइनस 2v प्लस वी स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। अब ये सब्स्टिट्यूशन लेने के बाद आप ऑब्जर्व करोगे वी विल गेट वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, मतलब dv के साथ v वाली टर्म्स और dx के साथ x वाली टर्म्स हम लिख पाएंगे। चेक करते हैं, we have 2v plus 2x dv by dx minus 2v plus v square is equal to 0। Now you can observe clearly, एक तो 2v हमारा कैंसल हो गया और एक ये v square राइट साइड पर लेकर जाओ तो we are getting 2x into dv by dx is equal to minus v square। Now look here, we can separate the variables। अब हम वेरिएबल सेपरेट कर सकते हैं। This implies we are getting minus 1 upon v square dv, साथ में 2 भी ले लो चाहे, this is equal to dx upon x, isn't it? तो dv के साथ v वाली टर्म्स आ गई, dx के साथ x, तो इंटीग्रेट करते हैं तो माइनस 2 टाइम्स 1 अपॉन वी स्क्वेयर dv, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन x dx। तो इंटीग्रल ले लो, 1 अपॉन वी स्क्वेयर का इंटीग्रल क्या होगा, माइनस 1 अपॉन v, दिस इज इक्वल टू 1 बाय x का इंटीग्रल log x एंड प्लस कांस्टेंट c। तो अब हम ये माइनस माइनस प्लस हो गया, याद है ना v कितना था हमारा y बाय x, तो ओरिजिनल y बाय x पुट करो तो 2 अपॉन y बाय x इज इक्वल टू log x plus constant c, which means we are getting from here 2x upon y, this is equal to log x plus constant c। तो constant c हमारा क्योंकि कुछ भी हो सकता है तो this will be the general solution। या तो देखो सोल्यूशन ऐसे लिखोगे या y इक्वल टू करके भी लिख सकते हो, तो y इक्वल टू हो जाएगा 2x अपॉन log x प्लस कॉन्स्टेंट c। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में वो इतना मैटर नहीं करता कि आपने दोनों में से किस फॉर्म में आंसर दिया है, बोथ आर कंसिडर्ड टू बी करेक्ट। तो ये थी हमारी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जिसको हमने किया है सॉल्व बाय टेकिंग सूटेबल सब्स्टिट्यूशन। इज इट ऑल राइट? अब क्वेश्चन नंबर 8 में आपको इंटरनल चॉइस दी थी, या तो ये क्वेश्चन करना है या फिर देखो ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी है। तो करते हैं, लेट मी राइट द डिफरेंशियल इक्वेशन नाउ। We have x square plus 1 into dy by dx plus 2xy, this is equal to under root of x square plus 4। अब जैसे कि मैंने आपको इससे पिछले पार्ट में बोला था कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन आए सबसे पहले आप ये चेक करना कि क्या वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है, क्या वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं। तो देखो यहाँ पे 2xy है तो इस वजह से dy के साथ y वाली और dx के साथ x वाली टर्म्स हम नहीं लिख पाएंगे, तो वी डू नॉट हैव वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। सेकेंड चीज जो हम चेक करते हैं वो है कि क्या होमोजीनियस है। अब डिग्री देखो हर टर्म की, इस टर्म की डिग्री आपकी कितनी है 2, जबकि इस टर्म की डिग्री कितनी है 0, तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, डिग्री सेम नहीं है, तो इसका मतलब दिस इज नॉट होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर देखो हम चेक करते हैं क्या ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है इस टाइप की। We have to check if it is of the form dy by dx plus py is equal to q। अब देखो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में ना p और q क्या होते हैं, they are either constants या फिर ये होते हैं functions of x। तो ये वाली फॉर्म की सबसे बड़ी पहचान पता है क्या होती है कि you have only one y, सिर्फ एक y होता है, बाकी सब कुछ x की टर्म्स में होता है या कांस्टेंट होता है। तो आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑब्जर्व करो, वी हैव ओनली वन y, बाकी सब कुछ x की टर्म्स में है या कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में लिखी जा सकती है। तो इसके लिए dy by dx का आप देख रहे हो ना, कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो यहां पे लेट अस डिवाइड दिस डिफरेंशियल इक्वेशन बाय x स्क्वायर प्लस 1 टू मेक कोफिशिएंट ऑफ dy by dx इक्वल टू 1। सो वी आर गेटिंग dy by dx प्लस 2x upon x square plus 1 into y, this is equal to under root of x square plus 4 divided by x square plus 1। अब हमारे पास ये वाली जो डिफरेंशियल इक्वेशन आई है, this is comparable to this linear form। Is it all right? तो इसमें हमारे पास देखो ये वाला जो फंक्शन है that is p और ये फंक्शन क्या है q है।
तो आपको पता है इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें निकालना होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच इज e टू द पावर इंटीग्रल ऑफ p विद रिगार्ड टू x। तो हम निकालते हैं, ये हो गया e की पावर में p है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर dx। इज इट ऑल राइट? अब देखो 1 प्लस एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव 2x प्रेजेंट है, डायरेक्टली भी कर सकते हो, जो नहीं कर सकते वो ऐसे सब्स्टिट्यूशन ले लो 1 प्लस एक्स स्क्वेयर एस टी, बिकॉज डेरिवेटिव इज प्रेजेंट विद dx। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x dx विल बी इक्वल टू dt। तो दिस विल बी इक्वल टू e रेज पावर dt अपॉन t, दैट इज e रेज पावर log t टू द बेस e। अब देखो बेस में भी e है, log में भी e है, लॉज ऑफ लॉगरिथम अप्लाई करो, दिस इज नथिंग बट t which is equal to 1 plus x square। तो इसका मतलब हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया है 1 plus x square, और ये डिफरेंशियल इक्वेशन को कह दो 1। जब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेते हैं तो क्या करते हैं, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो लेट अस राइट मल्टीप्लाई 1 बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्यों करते हैं भी आपको पता चलेगा, उससे लेफ्ट हैंड साइड जो है इट बिकम्स एग्जैक्ट डिफरेंशियल। लेट्स सी, तो वी हैव नाउ 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इनटू dy बाय dx प्लस वी हैव 1 प्लस एक्स स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये एक्स स्क्वेयर प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, 2xy इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 4। इज इट ऑल राइट? अब देखो जो लेफ्ट हैंड साइड है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, पूरे का पूरा किसका डेरिवेटिव है, y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। इट इज ऑलवेज y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। चेक करो, जैसे अगर आप प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट करते तो क्या आता, y का डेरिवेटिव dy बाय dx इंटू सेकेंड फंक्शन एज इट इज, फिर y एज इट इज 1 प्लस एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव 2x, और राइट साइड हमारे पास ये है। अब आपने क्या करना है, integrate both sides with regard to x. All right, now we will integrate both sides with regard to x. अब नोटिस करो यहां पे हम इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिगार्ड टू x, इधर डिफरेंशिएट, रिवर्स प्रोसेसेस हैं वो कैंसिल हो जाएंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड यही आ जाएगी y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। तो इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव आपस में प्रोसेसेस कैंसिल हो गए। राइट साइड पे इंटीग्रेट करना है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 4 को, जिसको अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 2 स्क्वेयर लिख सकते हो। अब देखो इसमें आपका स्टैंडर्ड रिजल्ट यूज होगा ये वाला, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर का इंटीग्रल क्या होता है, आई होप यू रिमेंबर, बिकॉज दिस स्टैंडर्ड रिजल्ट वी आर गोइंग टू यूज डायरेक्टली ओवर हेयर। इट इज गिवन बाय x बाय 2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर plus we have a square by 2 log of x plus under root of x square plus a square plus constant c। तो ये जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है this we are going to use over here। तो यहां पे अप्लाई करते हैं, देखो मैं नीचे इसको लिखती हूं, तो we are getting therefore y into 1 plus x square, a की जगह क्या है 2 है, तो we have x upon 2 under root of x square plus 2 square which is 4 plus a square मतलब 4, 4 upon 2 is 2 log of x plus under root of x square plus a square का मतलब 4 plus constant c। तो ये आ गया हमारा solution of given differential equation। तो this is the required answer। Is it okay? तो राइट साइड को इंटीग्रेट करना है बाय यूजिंग दिस स्टैंडर्ड रिजल्ट। जो एक्स स्क्वेयर प्लस 4 था उसको हमने लिखा एक्स स्क्वेयर प्लस 2 स्क्वेयर, और लेफ्ट हैंड साइड विल बी y इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो ये था और वाला पार्ट क्वेश्चन नंबर 8 का। दोनों में से आपने कोई एक पार्ट करना था। याद रखना और वाले में अगर आप दोनों करने की कोशिश करते हो तो ये मत समझना डबल मार्क्स मिल जाएंगे, तो ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है। हमेशा आपका दोनों में से एक ही पार्ट चेक होगा और वो पहले वाला चेक होगा, दूसरे वाला क्रॉस आउट हो जाएगा। ऑलराइट, तो वही पार्ट करो जो आपको अच्छे से आता है, जिसके बारे में आप श्योर हो। अब आगे चलते हैं। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 9। इट्स ऑन वेक्टर्स। We are given that A cross B is equal to C cross D and A cross C is B cross D. Then we have to show that vector A minus D is parallel to B minus C. हमें दिया है A not equal to D और B not equal to C, मतलब ये दोनों नॉन जीरो वेक्टर्स हैं। A D के इक्वल नहीं है, मतलब A minus D नॉन जीरो है,
और b c के इक्वल नहीं है, मतलब b माइनस सी इज नॉन जीरो। तो लेट अस सी हाउ वी आर सपोज टू डू इट। अब पहली इक्वेशन है हमारे पास a क्रॉस b इज इक्वल टू c क्रॉस d, और दूसरी है a क्रॉस c इज इक्वल टू b क्रॉस d। अब आप देखो, हम a माइनस डी की बात कर रहे हैं और b माइनस सी की बात कर रहे हैं, तो दो वेक्टर्स माइनस हो रहे हैं ना, तो माइनस को इंट्रोड्यूस करने के लिए क्या करते हैं, अगर ये इक्वेशंस 1 और 2 हैं तो लेट अस डू 1 माइनस 2। सो वी आर गेटिंग लेफ्ट साइड इज a क्रॉस b माइनस a क्रॉस c, और राइट साइड है आपकी c क्रॉस d और माइनस b क्रॉस d। अब देखो इसमें आगे कैसे बढ़ेंगे। आप नोटिस करो, लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास a क्रॉस एक तरह से कॉमन, a वेक्टर कॉमन है, वो पहले है तो कॉमन में आपने पहले ही लिखना है, तो इट इज a क्रॉस, बचा हमारे पास b माइनस सी। तो यहां पे लेफ्ट हैंड साइड पे हमने देखा कि लेफ्ट साइड की तरफ वेक्टर a कॉमन है। अब राइट हैंड साइड पे आओ, बाद वाला वेक्टर आपका d कॉमन है, तो जब आप कॉमन लोगे तो d को बाद में ही लिखना है, पहले नहीं लिखना। क्यों नहीं लिखना? बिकॉज ऑफ द सिंपल रीजन, आपको पता है क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है इट इज नॉट कॉम्यूटेटिव, a क्रॉस b इज नॉट इक्वल टू b क्रॉस a, बल्कि क्या रिजल्ट होता है, a क्रॉस b इज इक्वल टू माइनस ऑफ b क्रॉस a। तो अगर d बाद में है तो कॉमन जब ले रहे हो तो बाद में ही लिखोगे, इट इज c माइनस b क्रॉस d। इज इट ओके? अब आप एक चीज देखो, यहां पे b माइनस सी है, ये c माइनस बी है, तो एक काम करते हैं, यहां पे माइनस साइन कॉमन लेते हैं ताकि b माइनस सी वेक्टर आ जाए। लुक हियर, लेफ्ट हैंड साइड वी विल कीप एज इट इज a क्रॉस b माइनस सी, राइट साइड पे माइनस कॉमन लो, इट इज b माइनस सी क्रॉस d। अब ये तो हमने देख लिया कि चलो इधर b माइनस सी है, यहां भी b माइनस सी ले आए। एक और बात ऑब्जर्व करो, यहां पे लेफ्ट हैंड साइड में b क्रॉस सी सेकेंड वेक्टर है, जबकि राइट साइड पे पहले है, तो हम ये प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं यहां पे, तो इन दोनों को इंटरचेंज करते हैं तो माइनस आ जाएगा, जिसकी वजह से ये वाला माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो नाउ वी हैव a क्रॉस b माइनस सी, दिस इज इक्वल टू d क्रॉस b माइनस सी। तो क्रॉस प्रोडक्ट में a और b इंटरचेंज करोगे तो माइनस साइन इंट्रोड्यूस होता है, तो ये माइनस माइनस हो गया प्लस। नाउ लेट अस ब्रिंग दिस लेफ्ट वेक्टर ऑन द राइट हैंड साइड ऑन टू द लेफ्ट हैंड साइड, तो वी आर गेटिंग a क्रॉस b माइनस सी, देन माइनस d क्रॉस b माइनस सी, और राइट साइड पे हमारे पास बचा जीरो वेक्टर। अब आप आगे देखो, लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख सकते हो ये वाला वेक्टर हमारा कॉमन है और वो बाद में है। इज इट ऑल राइट? तो कॉमन ले रहे हैं तो देखो अब क्या लिखेंगे, दिस इंप्लाइज वी हैव a माइनस डी क्रॉस b माइनस सी। तो b माइनस सी वेक्टर हमने कॉमन लिया है, वो बाद में है तो बाद में ही लिखना है, अगेन बिकॉज क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कॉम्यूटेटिव। तो दिस इज इक्वल टू जीरो वेक्टर। अब आप रिजल्ट यूज करोगे, अगर दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो है, इट मींस दे आर पैरेलल टू ईच अदर। तो दिस शोज दैट a माइनस डी वेक्टर इज पैरेलल टू b माइनस सी। तो यही हमने प्रूफ करना था। ऑल राइट, तो हेंस प्रूफ्ड, राइट? इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल देन देयर क्रॉस प्रोडक्ट इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो, क्योंकि उनके बीच में एंगल देखो या तो जीरो होगा या 180 डिग्री होगा, डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन। साइन जीरो और साइन 180 डिग्री दोनों जीरो होते हैं, इसलिए जब भी दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है। कन्वर्सली अगर क्रॉस प्रोडक्ट जीरो है, इट मींस टू वेक्टर्स आर पैरेलल। सो दैट इज हाउ वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 9. Now let us look at question number 10. Question number 10 is, show that these two lines are intersecting and hence find their point of intersection. अब देखो, सबसे पहली लाइन हमें क्या दी है, let us write. We are given the first line as r is equal to 3i plus 2j minus 4 times k plus lambda times i plus 2j plus 2k. Is it okay? अब देखो इस लाइन को आप कैसे लिख सकते हो, दिस इंप्लाइज वी हैव i j k के कंपोनेंट्स हम कंबाइन कर लेते हैं, तो दिस कैन बी रिटन एज, जैसे 3i प्लस लैम्डा i कंबाइन करोगे तो यू हैव 3 प्लस लैम्डा i,
j के components combine करो 2 plus 2 lambda j and then we have minus 4 plus 2 times lambda k. Now let us look at the second line. It is given by r is equal to 5i minus 2j plus we have mu times 3i plus 2j और plus 6k. अब इसमें भी हम i और j के कंपोनेंट्स कंबाइन करते हैं. देखो तो दिस कैन बी रिटन एज r इज इक्वल टू 5 प्लस 3 म्यू टाइम्स i, देन वी हैव माइनस 2 प्लस 2 म्यू j एंड देन 6 म्यू k. इज इट ऑल राइट? तो एक तरह से देखो ये हो गई हमारी पहली लाइन. लेट अस कॉल इट एज L1 and we have this as the other line. Let us call it as L2. Now look here, जैसे ये आपकी पहली लाइन है and this is the other line. Is it all right? आपको शो करना है कि इंटरसेक्ट करती हैं. अब आप एक चीज नोटिस करो, जैसे this is L1 and this is L2. तो L1 जो है उसमें आपके पास जो वेरिएबल है दैट इज लैम्डा या पैरामीटर कह लो. जैसे जैसे लैम्डा वेरी हो रहा है आपको डिफरेंट पॉइंट्स मिल रहे हैं L1 के ऊपर. ठीक है, तो मान लो इसके ऊपर हमारे पास एक पॉइंट कोई P है. तो अगर जैसे जैसे लैम्डा वेरी करेगा हमें अगर डिफरेंट पॉइंट्स L1 पे मिल रहे हैं तो किसी पर्टिकुलर लैम्डा के लिए P मिलेगा. तो P को हम एक आर्बिट्ररी पॉइंट मानते हुए इसके ऊपर क्या उसके कोऑर्डिनेट्स ले सकते हो. देखो 3 प्लस लैम्डा, 2 प्लस 2 लैम्डा और माइनस 4 प्लस 2 लैम्डा. इज इट ओके? तो पर्टिकुलर लैम्डा के लिए हमें पॉइंट P मिल जाएगा बिकॉज इट इज ऑन L1. अब आ जाओ L2 में जिसमें पैरामीटर हमारा क्या है, म्यू है. जैसे जैसे म्यू वेरी कर रहा है वैसे वैसे आपको L2 के ऊपर डिफरेंट पॉइंट्स मिल रहे हैं. तो अगर हम कहते हैं कि P पे दोनों लाइंस मीट करती हैं तो किसी म्यू के लिए हमें ये पॉइंट P मिलेगा L2 के ऊपर. तो दैट मीन्स वी कैन से कोऑर्डिनेट्स ऑफ P ऑन L2 कैन बी टेकन एज 5 प्लस 3 म्यू माइनस 2 प्लस 2 म्यू और 6 म्यू. अब देखो दोनों लाइंस कब इंटरसेक्ट करेंगी, अगर किसी लैम्डा और म्यू के लिए ये दोनों पॉइंट्स क्या करते हैं, कोइंसाइड करते हैं. तो अगर ये पॉइंट्स कोइंसाइड करते हैं मतलब इनके x कोऑर्डिनेट्स आपस में, y कोऑर्डिनेट्स आपस में और z कोऑर्डिनेट्स आपस में इक्वल होंगे. दैट मीन्स वी आर गेटिंग 3 इक्वेशंस. 3 plus lambda is equal to 5 plus 3 mu. Second equation is 2 plus 2 lambda is equal to minus 2 plus 2 mu. And third equation is minus 4 plus 2 lambda is equal to 6 mu. आप नोटिस करो कि ये 3 equations हैं हमारे पास. Let us call it as 1. Let us call this equation as 2 और ये वाली equation 3 जो कि कैसे आई हैं, इनके x, y और z कोऑर्डिनेट्स इक्वेट करके. नाउ व्हेन आर वी गोइंग टू से कि लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, जब आप कोई भी दो इक्वेशन सॉल्व करके लैम्डा और म्यू निकालोगे और वो वैल्यू तीसरी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी. इसका मतलब हमारे पास ऐसे लैम्डा और म्यू हैं जिनके लिए तीनों इक्वेशन सेटिस्फाइड हैं. इसका मतलब एक ऐसा पॉइंट हमारे पास है जो दोनों लाइंस के ऊपर है, मतलब लाइंस आर इंटरसेक्टिंग. तो सॉल्व करते हैं कोई भी दो इक्वेशंस और चेक करते हैं are these two values of lambda and mu satisfying the third equation. तो उसके लिए देखो अब यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन से आपको क्या मिल रहा है, lambda is equal to 3 mu plus 2. Is it all right? तो इस इक्वेशन से हमें ये मिला. Look at this equation now. We get 2 lambda is equal to 2 mu minus 4. 2 से डिवाइड कर दो तो lambda is equal to mu minus 2. अब देखो दोनों lambda के इक्वल हैं तो इसका मतलब वी आर गेटिंग 3 म्यू प्लस 2 इज इक्वल टू म्यू माइनस 2, विच मीन्स वी आर गेटिंग 2 म्यू इज इक्वल टू माइनस 4. दैट मीन्स वैल्यू ऑफ म्यू इज माइनस 2. तो म्यू की वैल्यू कितनी आई है, माइनस 2. अब हम लैम्डा निकालते हैं तो इसमें पुट करो तो लैम्डा विल बी इक्वल टू, लेट अस पुट इट ओवर हियर, माइनस 2 माइनस 2. दिस इंप्लाइज वैल्यू ऑफ लैम्डा इज माइनस 4. अब देखो ये जो दो वैल्यूज आई हैं उनको हम पुट करके देखते हैं थर्ड इक्वेशन में. इनके लिए क्या थर्ड इक्वेशन सेटिस्फाइड है, व्हेन म्यू इज माइनस 2 एंड लैम्डा इज माइनस 4. तो थर्ड इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड देखो, 3 की लेफ्ट हैंड साइड इज माइनस 4 प्लस 2 लैम्डा.
which is -4 plus 2 into -4, that is -4 minus 8. Is it all right? ये हो जाएगा. तो this is equal to -12. अब इसी की राइट हैंड साइड है हमारे पास 6 times mu. तो 6 into -2 is also -12. तो this implies left hand side is equal to right hand side. इसका मतलब दोनों लाइंस इंटरसेक्टिंग हैं और हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं कैसे? या तो आप यहां पे लैम्डा की वैल्यू पुट कर दो या यहां पे म्यू की, दोनों में आंसर सेम आएगा. तो पहले तो हम ये लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है. दिस इंप्लाइज लाइंस आर इंटरसेक्टिंग. ऑलराइट, और उनके लिए लैम्डा की वैल्यू है -4 और म्यू की वैल्यू है -2. अब देखो, या तो हमने कहा था कि p के कोऑर्डिनेट्स लैम्डा की टर्म्स में है हमारे पास कितने, 3 प्लस लैम्डा, 2 प्लस 2 लैम्डा और -4 प्लस 2 लैम्डा. तो लेट अस पुट द वैल्यू ऑफ लैम्डा ओवर हियर. तो दिस इंप्लाइज वी हैव 3 minus 4, then 2 minus 8 or -4 minus 8. So that means p is given by -1, -6, -12. तो this is the point of intersection. या फिर देखो आप ये भी कर सकते थे, या फिर आप क्या करोगे, p को म्यू की टर्म्स में भी ले सकते थे. म्यू की टर्म्स में देखो p क्या है, यहां पे ऑब्जर्व करो, 5 plus 3 म्यू -2 plus 2 म्यू 6 म्यू. तो लेट मी राइट 5 plus 3 म्यू. ऑल राइट, देन वी हैव -2 plus 2 म्यू और फिर हमारे पास 6 म्यू. तो म्यू की वैल्यू अगर आप पुट करते तो भी सेम आंसर आता. म्यू है हमारा कितना, -2. तो दिस इज नाउ 5 minus 6 -2 -4 and then 6 into -2. So that means again you can see we are getting -1, -6, -12. So this will be the point of intersection. तो दैट कंप्लीट्स बोथ द पार्ट्स. ऑलराइट, देखो अगर इस क्वेश्चन में ना सिर्फ आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए होता है, तब आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हो कि दो लाइंस आर इंटरसेक्टिंग इफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम इज 0. पर अगर आपको क्वेश्चन ये आए कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकालना है तो इसी मेथड से करो, क्योंकि उसमें मेथड के साथ साथ ही हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी आ जाएगा. तो लाइंस इंटरसेक्टिंग है, ये भी हमारा प्रूव हो गया कि लैम्डा और म्यू की जो दो वैल्यूज आती हैं, दो इक्वेशन को सॉल्व करके वो थर्ड इक्वेशन को सॉल्व कर रही हैं, और वो लैम्डा या म्यू पुट कर दो तो आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी साइड बाय साइड आ जाएगा. राइट, नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. लुक एट नाउ क्वेश्चन नंबर 10 का और पार्ट. या तो वो पार्ट करना था या आपको ये वाला पार्ट करना है जिसमें कहा है फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू प्लेन्स एंड हुज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज यूनिटी. अब देखो, दो प्लेन के इंटरसेक्शन से पास करता हुआ प्लेन हमारे पास कैसा होता है, प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स, प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स. अगर हम मान लो हमारे प्लेन्स हैं P1 इक्वल टू 0, P2 इक्वल टू 0 इज, इट इज गिवन बाय P1 प्लस लैम्डा P2 इक्वल टू 0, जिसमें लैम्डा इज पैरामीटर. तो जैसे जैसे लैम्डा वेरी करता है वैसे वैसे हमें प्लेन्स मिलते जाते हैं जो दो प्लेन्स के इंटरसेक्शन से पास कर रहे हैं. अब हमारे पास देखो P1 है ये प्लेन. लेट मी राइट, वी हैव प्लेन P1 एज x plus 3y plus 6 equal to 0, and we have plane P2 as 3x minus y minus 4z is equal to 0. तो यहां पुट करते हैं तो we are getting x plus 3y plus 6 plus lambda times we have 3x minus y minus 4z is equal to 0. अब इसमें आपको इनफाइनाइटली मेनी प्लेन्स हैं ये, तो वो वाला प्लेन चाहिए जिसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज यूनिटी, मतलब 1 यूनिट. तो वो वाले लैम्डा की वैल्यू निकाल के हम यहाँ पे 1 में पुट करेंगे. लेट मी कॉल दिस इक्वेशन एज 1. ऑलराइट, तो अब देखो इसका डिस्टेंस अगर ओरिजिन से चाहिए तो हम एक काम करते हैं, इस इक्वेशन को आप ऐसे लिखो, पहले तो x और y और z के कंपोनेंट्स कंबाइन करो. वी हैव 1 plus 3 लैम्डा इंटू x plus we have 3 minus lambda into y minus 4 lambda z and plus 6 is equal to 0.
अब अगर आपके पास देखो कोई प्लेन होता है, सपोज वी हैव अ प्लेन लाइक दिस, इज इट ऑल राइट? तो ओरिजिन से अगर आपको उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, सपोज ये पॉइंट ओरिजिन है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस प्लेन का ON हमें कितना दिया है? 1 यूनिट। तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0 0 0। अब देखो ये ON कैसे निकालोगे? जिसमें x को रिप्लेस करोगे 0 से, y को रिप्लेस करोगे 0 से और z को 0 से। तो वी हैव, यू नो दैट इफ द पॉइंट इज x1 y1 z1, ये देखो अगर हमारे पास पॉइंट होता है x1 y1 z1 और प्लेन की इक्वेशन होती है ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0, तो आई होप यू रिमेंबर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम दिस प्लेन इज गिवन बाय ON कितना होता है? इट इज गिवन बाय ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो यही फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। देखो इसमें हमने क्या करना होता है, x y z को रिप्लेस करना होता है इन पॉइंट से x1 y1 z1 से, और डिवाइड बाय x के कोफिशिएंट का स्क्वायर, y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, z के कोफिशिएंट का स्क्वायर। अब हमारे पास ये पॉइंट ओरिजिन है, तो एक्स वाई जेड को हमने 0 से रिप्लेस किया, तो हमारे पास ऊपर आ गया 6 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ x का कोफिशिएंट है 1 प्लस 3 लैम्डा, तो 1 प्लस 3 लैम्डा स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर मीनिंग 3 माइनस लैम्डा स्क्वायर और फिर माइनस 4 लैम्डा का स्क्वायर, ये होगा। और ये डिस्टेंस आपको 1 यूनिट दिया है, तो 1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ 6 अपॉन दिस होल थिंग। कितना हो गया देखो, 1 प्लस 9 लैम्डा स्क्वायर प्लस 6 लैम्डा, और प्लस हमारे पास है 9 प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 6 लैम्डा प्लस 16 लैम्डा स्क्वायर। अब कर लो इसमें स्क्वेयरिंग। स्क्वेयरिंग करेंगे तो मॉड हट जाएगा, क्योंकि अगर x रियल है तो x का स्क्वायर लें या मॉड x का स्क्वायर लें, बात एक ही है। तो ऑन स्क्वेयरिंग वी आर गेटिंग नाउ 1 इज इक्वल टू 36 अपॉन, यहाँ पे देखो 9 लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 16 लैम्डा स्क्वायर, दैट इज हाउ मच? 26 लैम्डा स्क्वायर। और फिर हमारे पास है 1 प्लस 9 दैट इज 10, और ये 6 लैम्डा तो कैंसिल हो गया। Is it okay? Now cross multiply. So that means we have 26 lambda square plus 10 is equal to 36, which implies, what does it imply? कि 26 lambda square is equal to 26, meaning lambda square is equal to 1. तो अगर lambda square 1 है तो lambda की दो वैल्यूज आएंगी, देखो प्लस माइनस 1। अब ये हमने lambda की वैल्यूज देखो कहां पुट करनी है, 1 में। Let me write 1 again. It is x plus 3y plus 6. ये देखो हमारे पास क्या था, 1, तो from 1 we have this 1, ये था हमारा x plus 3y plus 6 plus lambda times 3x minus y minus 4z is 0. Now let us put value of lambda is 1. पहले 1 put करते हैं इसमें, तो we are getting x plus 3y plus 6 प्लस 3x माइनस y माइनस 4z इज 0. सिंप्लीफाई करो, x प्लस 3x इज 4x, देन प्लस 2y माइनस 4z प्लस 6 इज इक्वल टू 0. v में डिवाइड बाय 2, सो एक प्लेन की इक्वेशन ये आ गई, 2x प्लस y माइनस 2z प्लस 3 इज इक्वल टू 0. तो या तो आंसर देखो ये आएगा 2x प्लस वाई माइनस 2z प्लस 3 इज 0, या फिर जब हम लैम्डा की वैल्यू क्या पुट करेंगे, माइनस 1. नाउ लेट अस पुट लैम्डा इक्वल टू माइनस 1 इसी इक्वेशन में, तो पुट कर दो, वी आर गेटिंग x प्लस 3y प्लस 6 माइनस 3x. ऑलराइट, लैम्डा माइनस 1 है तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस 3x प्लस y प्लस 4z इज 0. which means we have minus 2x plus 4y plus 4z plus 6 is equal to 0. Let us divide by minus 2. तो या फिर प्लेन की इक्वेशन हो गई x minus 2y minus 2z minus 3 is equal to 0. ठीक है, तो या तो प्लेन हमारा ये आएगा या फिर ये आएगा. These are the two answers. So these are the required equation of planes which are passing through the intersection of two planes, और उनका डिस्टेंस ओरिजिन से कितना है, 1 यूनिट. ऑलराइट, तो क्वेश्चन नंबर 10 का ये और वाला पार्ट था. अब मूव करते हैं देखो 11th क्वेश्चन पे.
जो कि होगा सेक्शन सी में। सेक्शन सी में आपके पास जो क्वेश्चंस हैं 4 क्वेश्चंस हैं, ईच क्वेश्चन इज ऑफ 4 मार्क्स ईच। तो क्वेश्चन पहला इस सेक्शन का है जिसमें इस डेफिनेट इंटीग्रल को हमने कैलकुलेट करना है। लेट मी डिनोट इट बाय आई। दिस इज इक्वल टू 0 to pi by 4 we have sin x into cos x divided by we have sin 4x plus cos 4x dx। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना होता है। अब जब जैसे साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स होता है तो हम tan में कन्वर्ट करते हैं। तो आप ऑब्जर्व करो यहाँ पे sin 4x है तो इसको tan 4 में कन्वर्ट करने के लिए, tan x में कन्वर्ट करने के लिए हमें इसके नीचे cos 4x चाहिए। तो that is why we are going to now divide numerator and denominator by cos 4x। all right, इससे करेंगे। तो अगर आप डिवाइड करते हो तो इंटीग्रल हो गया 0 to pi by 4। look here, we have sin x into cos x divided by cos 4x। और इसी तरह डिनोमिनेटर को भी डिवाइड कर रहे हो तो sin 4x अपॉन cos 4x, और इसी तरह से cos 4x divided by cos 4x, and then we have dx। now look carefully, what are we getting? अब देखो यहाँ पे this is equal to, एक हमारा cos यहाँ पे कैंसल होगा तो आपके पास बचेगा cos क्यूब x। उसमें से एक cos x sin x के नीचे रखो तो दैट मीन्स वी हैव tan x, और जो cos स्क्वायर x नीचे बचेगा वो न्यूमरेटर में जाके क्या बन जाएगा, secant स्क्वायर x। तो ये वाला जो cos क्यूब x था इसको हमने स्प्लिट किया cos x इंटू cos स्क्वायर x। एक cos x sin x के नीचे रखा वो tan x बन गया, और 1 अपॉन cos स्क्वायर x secant स्क्वायर x। साथ में हमारे पास dx है, एंड डिनोमिनेटर वी हैव tan 4x plus 1 and limits are 0 to pi by 4। अब हम लेंगे सुटेबल सब्स्टिट्यूशन। आपको इसमें secant स्क्वायर x दिख रहा है तो आप tan x को t ले सकते हो क्योंकि इसमें tan x भी है। तो आप दो सब्स्टिट्यूशन की बजाय एक सिंगल सब्स्टिट्यूशन लेके क्वेश्चन कर सकते हो। हम tan स्क्वायर x को देखो t पुट कर सकते हैं। तो अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे इसका डेरिवेटिव चेन रूल से आएगा 2 tan x इंटू secant स्क्वायर x, और dx विल बी इक्वल टू dt। तो आप देखो न्यूमरेटर में tan x secant स्क्वायर x है तो tan x इंटू secant स्क्वायर x dx विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 2 dt। और यहां पे tan स्क्वायर x को t लिया है तो tan 4x विल बिकम t स्क्वायर। अब आपको पता है जब भी इंटीग्रल आप सब्स्टिट्यूशन लेके सॉल्व करते हो तो यू हैव टू चेंज द लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑल्सो। अब अगर लोअर लिमिट x 0 है तो देखो t हो जाएगा tan स्क्वायर 0 दैट इज इक्वल टू 0। अपर लिमिट पाई बाय 4 है तो व्हेन x इज पाई बाय 4 t will be equal to tan square pi by 4 which is equal to 1। तो it means now this integral I is equal to, lower limit is 0, upper limit is 1। this numerator can be replaced by 1 by 2 dt। तो ये यहाँ पे आ गया, और क्योंकि हमारे पास tan square xt है तो अगर इसकी स्क्वेयरिंग करोगे tan 4x will be t square plus 1। तो we have now 1 upon 2 0 to 1 dt अपॉन t स्क्वायर प्लस 1। अब 1 अपॉन t स्क्वायर प्लस 1 किसका डेरिवेटिव होता है, tan इनवर्स t का। तो दिस इंप्लाइज I इज इक्वल टू हाफ ऑफ tan इनवर्स t, लिमिट्स आर 0 to 1। लेट अस टेक वैल्यू एट अपर लिमिट, तो tan इनवर्स 1 माइनस वैल्यू एट लोअर लिमिट दैट इज tan इनवर्स 0। So this is equal to 1 by 2, tan inverse 1 है pi by 4, this is 0, तो that means answer will be pi by 8। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना है, pi by 8, right? तो I hope you have understood it। तो पहले हमने cos 4x से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड किया, and then we have taken tan square x as t। अब देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, एरिया अंडर कर्व का क्वेश्चन है। You have to find the area of this region। अब देखो इनइक्वालिटीज दी हैं तो सबसे पहले हम ये वाली लेते हैं y स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6x। इसको ना पहले इक्वलिटी में बदलो तो कॉरस्पॉन्डिंग इक्वलिटी है y स्क्वायर इक्वल टू 6x, जो कि आपको पता है रिप्रेजेंट करता है पैराबोला ओपनिंग राइट साइड। तो एक थोड़ी सी रफ फिगर दिमाग में होगी तो हमें ग्राफ बनाने में इजी रहता है। तो दिस इज पैराबोला ओपनिंग राइट साइड। फिर दूसरी आपको इक्वेशन दी है x स्क्वायर, इनइक्वालिटी रादर दी है
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 16, जिसको इक्वेशन कॉरस्पॉन्डिंग बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 4 का स्क्वायर। अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सर्कल, जिसका सेंटर है ओरिजिन और रेडियस कितना है? 4। अब देखो एक ग्राफ बनाने के लिए ना हमें क्या चाहिए होता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो इन दोनों हम जो हमने इक्वेशंस निकाली हैं, एक पैराबोला की और एक सर्कल की, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं। तो लेट मी ऑब्टेन नाउ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इट विल बी इजियर देन टू ऑब्टेन द ग्राफ। वाई स्क्वायर की वैल्यू यहां पुट कर दो सर्कल में, तो वी आर गेटिंग एक्स स्क्वायर प्लस 6x इक्वल टू 4 स्क्वायर, मतलब माइनस 16 इज 0। स्प्लिट द मिडिल टर्म, this implies we have x square plus 8x minus 2x minus 16 is 0. So we are getting x into x plus 8 minus 2x plus 8 is 0. तो दो फैक्टर्स हमारे पास आ गए, x plus 8 into x minus 2 as 0. It means either x will be equal to minus 8 या फिर x की वैल्यू कितनी होगी? 2. अब देखो क्योंकि y स्क्वायर 6x है तो y स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा अगर y रियल है, तो x नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर x नेगेटिव हुआ तो y स्क्वायर नेगेटिव हो जाएगा। तो ये वाली वैल्यू रिजेक्टेड है, मतलब x इक्वल टू 2 पे ये दोनों कर्व्स क्या करती हैं? इंटरसेक्ट। नाउ लेट अस ड्रॉ द ग्राफ। उसके लिए हम बनाते हैं कोऑर्डिनेट एक्सेस। तो यहां पे ऑब्जर्व करो, दोनों का हम ग्राफ बनाएंगे। तो लेट मी टेक हियर y एक्सेस और सपोज ये हमने ली है x एक्सेस। ऑलराइट, अब देखो इसमें सपोज वी हैव ओरिजिन, दिस इज सपोज 4, दिस इज -4, यहां पे सपोज ये 4 आ गया और यहां पे है हमारा, एक मिनट, सपोज इधर ये 4 हो गया एंड दिस इज समवेयर -4। तो पहले हम सर्कल ड्रॉ करते हैं विथ सेंटर एट ओरिजिन एंड रेडियस 4। इज इट ओके? तो सर्कल आपका देखो कुछ ऐसे बनेगा। तो दिस विल बी द सर्कल। इज इट ऑल राइट? तो ये पॉइंट थोड़ा सा मैं ठीक कर देती हूं। तो यहां पे ये -4 हो जाएगा और ये आपका 4 हो जाएगा। ये देखो, तो दिस इज -4 एंड दिस विल बी 4। अब हमें पैराबोला बनाना है y स्क्वायर इक्वल टू 6x, ओपनिंग राइट साइड है। अब देखो कितना इजी है बनाना, ये 2 है, हमें पता है ये 2 पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं आपस में। तो अब पैराबोला ओरिजिन से पास कर रहा है, देखो, तो पैराबोला वुड बी लाइक दिस। ठीक है, ये 2 पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये हमारे पास आ गया। अब कौन सा रीजन है जिसका एरिया चाहिए? अब इनइक्वालिटी पे आओ। पहली इनइक्वालिटी आपको ये दी थी, ये देखो, y स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6x। सबसे पहले इसको देखते हैं। अब देखो इक्वल तो मतलब पॉइंट्स ऑन द पैराबोला, तो इनइक्वालिटी है y स्क्वायर ग्रेटर देन 6x। तो अब कैसे डिसाइड करेंगे पैराबोला के अंदर वाला रीजन है या बाहर वाला? कोई एक पॉइंट ले लो, मान लो ये वाला ही पॉइंट ले लेते हैं जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2, 0। तो लेट अस पुट 2, 0। वी आर गेटिंग 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 12, जो कि फॉल्स है। देखो 0 12 से बड़ा नहीं होता, तो अंदर वाला नहीं, पैराबोला के बाहर वाला रीजन हमें चाहिए। अब सर्कल में इनइक्वालिटी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 16। तो आप यही पॉइंट ले लो या ओरिजिन ले लो, मान लो 2, 0 लेते हो, तो वी हैव 4 लेस देन इक्वल टू 16, जो कि ट्रू है, मतलब सर्कल के अंदर वाला रीजन चाहिए। तो देखो कौन से रीजन का एरिया हमें चाहिए? जो सर्कल के आपके अंदर है और पैराबोला के बाहर है। तो दिस इज द रिक्वायर्ड रीजन हुज एरिया इज टू बी ऑब्टेन्ड। ठीक है, ये वाला रीजन है जिसका हमें एरिया निकालना है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। तो ये हमने इनइक्वालिटी यूज करके निकाला है। अब देखो हमें ये पता है कि दोनों इंटरसेक्ट कहां पे कर रहे हैं? 2 पे कर रहे हैं। तो आप नोटिस करो, जैसे हम ये लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये एरिया जो है अबव एक्स एक्सिस और बिलो एक्स एक्सिस सिमेट्रिक है। तो ऊपर वाला एरिया अगर हम ले लें तो नीचे वाला एरिया भी सेम होगा। ठीक है, सपोज दिस होल एरिया इज ए, तो नीचे वाला एरिया भी ए हो जाएगा। तो रिक्वायर्ड एरिया विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ए। तो अब देखो ये एरिया ए निकलेगा कैसे, वो ध्यान से देखो। अब जैसे एरिया अंडर सर्कल है माइनस एरिया अंडर पैराबोला। सर्कल का एरिया जब ले रहे हो तो x वेरी करेगा। दिस पॉइंट इज नाउ -4, तो -4 से लेकर 2 तक हमने x को लेना है।
तो -4 से लेकर 2 तक एरिया अंडर सर्कल। सर्कल की इक्वेशन थी x² + y² = 16, तो y कितना हो जाएगा, √16 - x² dx। अब देखो ये वाला जो एरिया है, दिस एरिया इज टू बी सब्ट्रैक्टेड। अगर हम -4 से 2 ले रहे हैं सर्कल के अंडर, तो ये एरिया भी काउंट हो गया। ये माइनस करना है, दैट इज एरिया अंडर पैराबोला फ्रॉम 0 to 2। तो पैराबोला है y² = 6x, तो माइनस करोगे 0 से लेकर 2, ठीक है, √6 √x का मतलब x की पावर 1/2 dx। नाउ लेट अस सिंप्लीफाई, ऑलराइट। तो अब हम इसको करते हैं सॉल्व। तो वी हैव एरिया इक्वल टू 2 टाइम्स, अब देखो इट इज ऑफ द फॉर्म √a² - x²। क्या इंटीग्रल था, नोटिस करो, √a² - x² dx you know is given by x/2 √a² - x² plus we have a²/2 sin inverse x upon a plus constant c। तो ये स्टैंडर्ड इंटीग्रल वी आर गोइंग टू यूज ओवर हेयर। तो a की जगह 4 है, बिकॉज 16 इज 4² - x²। तो पुट करते हैं, वी हैव x/2 √16 - x² प्लस a²/2 मतलब 16/2 इज 8 साइन इनवर्स x अपॉन 4। ये लिमिट्स हैं हमारी -4 से लेकर 2। फिर ये 2 अंदर ले जाओ, ठीक है, 2 को दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वी हैव -2 टाइम्स √6 x⁻1/2 का इंटीग्रल होगा x की पावर 3/2 डिवाइडिंग बाय 3/2 का मतलब है मल्टीप्लाई बाय 2/3 और इसकी लिमिट्स हैं 0 से लेकर 2। नाउ लेट अस सॉल्व इट फर्दर। तो ये हो गया 2 टाइम्स, सबसे पहले लो इसकी वैल्यू एट अपर लिमिट 2, तो 2/2 is 1, 16 - 4 is √12, दैट मीन्स 2√3, ठीक है, और फिर प्लस 8 टाइम्स साइन इनवर्स 2/4 साइन इनवर्स 1/2 कितना होता है, π/6। माइनस लेते हैं वैल्यू एट लोअर लिमिट, तो 16 - 16 पहली टर्म 0, देन वी हैव 8 टाइम्स साइन इनवर्स -1 विच इज -π/2। ये हो गया। अब आगे चलो, वी हैव माइनस, दिस इज 4/3 इंटू √6। वैल्यू एट अपर लिमिट इज 2 की पावर 3/2 मतलब 2√2 और 0 पे वैल्यू कितनी, 0। तो ये सॉल्व कर लो, दिस विल कम आउट टू बी ऑन सॉल्विंग 32π/3 एंड -4√3/3 स्क्वायर यूनिट्स। ऑलराइट, अब ये सिंप्लीफाई कर लो, तो ये वाला आपका आंसर आ जाएगा। तो दैट इज द रिक्वायर्ड एरिया, is it all right, which is exterior to the parabola and interior to the circle। तो इनइक्वालिटी आपको दी थी, तो y² > 6x का मतलब है पैराबोला के बाहर, और x² + y² < 16 का मतलब है कि सर्कल के अंदर। क्लियर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 में या तो ये पार्ट करना है या आपको ये करना है कि यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगुलर रीजन जिसके वर्टिसेस आपको दिए हैं। तो पहले हम ग्राफ बनाते हैं। लुक हियर, लेट अस ड्रॉ द कोऑर्डिनेट एक्सेस फर्स्ट ऑफ ऑल। Suppose these are the coordinate x's. We have 0, 1, 2, 3. Then we have 1 and suppose this is 2. देखो क्या क्या पॉइंट्स है यहाँ पे। Let me take the points now. पहला पॉइंट है 1, 0 which is this. Second point is 2, 2 ये रहा, और थर्ड पॉइंट है 3, 1 is this. तो जो ट्राइंगल बन रहा है that is this one. ये ट्राइंगल है जिसका हमें एरिया निकालना है यूजिंग इंटीग्रेशन। पॉइंट्स को नाम दे देते हैं। ए पॉइंट इज 1, 0, बी पॉइंट इज 2, 2 एंड सी इज 3, 1। अब देखो एरिया निकालने के लिए आपको इस पूरे रीजन का एरिया चाहिए, इजंट इट? वी वांट एरिया ऑफ दिस ट्रायंगुलर रीजन। तो उसके लिए आप क्या करोगे, पहले तीनों साइड्स की इक्वेशंस निकालोगे। अब किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए अगर 2 पॉइंट्स पता हो तो आपको पता है हमारे पास होती है 2 पॉइंट फॉर्म, कि अगर लाइन के ऊपर आपके 2 पॉइंट्स हैं x1, y1, x2, y2, देन इक्वेशन इज y - y1 इज इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1 इंटू x - x1। तो अब देखो हम सबसे पहले लेते हैं इक्वेशन ऑफ ए बी। तो a के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके 1, 0, b है 2, 2। तो इक्वेशन आ गई y - 0 इज इक्वल टू 2 - 0 अपॉन 2 - 1
into x minus 1. So that means we have y is equal to 2x minus 2. That is equation of AB. फिर निकालते हैं इक्वेशन ऑफ BC. अब देखो BC की इक्वेशन ऑफ BC. तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ B आर 2, 2 और आपके पास CK हैं 3, 1. तो अगेन पुट करो, वी हैव y माइनस 2 इक्वल टू 1 माइनस 2 अपॉन 3 माइनस 2 इंटू x माइनस 2. तो सॉल्विंग वी आर गेटिंग y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 4. फिर किसकी इक्वेशन चाहिए? AC की. नाउ लेट अस ऑब्टेन इक्वेशन ऑफ AC. तो इक्वेशन ऑफ AC जिसमें कोऑर्डिनेट्स ऑफ A आर 1, 0 एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ C आर 3, 1. So we have y minus 0 equal to 1 minus 0 upon 3 minus 1 into x minus 1. So this on solving will give you equation as y is equal to half of x minus 1. Is it all right? ये हो गया. तो तीनों साइड्स की हमारे पास इक्वेशन आ गई. ये पहली इक्वेशन y इक्वल टू 2x माइनस 2 आई है हमारी किसकी? दिस इज AB, दिस इज BC और लास्ट वाली किसकी है? AC की. अब देखो एरिया निकालोगे कैसे? लुक एट द फिगर. हमें इंटीग्रेशन यूज करके निकालना है. तो अगर हम A से B तक का एरिया लेते हैं अंडर दिस लाइन, तो आपके पास देखो कौन सा एरिया आ जाएगा. लेट मी ज्वाइन दिस. तो यू विल गेट दिस होल एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल. तो सबसे पहले हम ये लेते हैं, जैसे ट्राइंगल के एरिया में लेट अस टेक x 1 से 2 तक वेरी कर रहा है एरिया अंडर AB. तो इक्वेशन है y इक्वल टू 2x माइनस 2, तो 2x माइनस 2 dx. प्लस ले लो एरिया अंडर BC फ्रॉम 2 to 3. ये देख रहे हो 2 से लेकर 3 तक. तो वी हैव नाउ 2 to 3 एरिया अंडर BC. इक्वेशन ये है, तो फंक्शन हो गया माइनस एक्स प्लस 4 dx. अब देखो जो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया है ये आपने हटाना है, क्योंकि जब एरिया अंडर लाइन ले रहे हो AB तो ये वाला एरिया काउंट हुआ, BC के अंडर ले रहे थे तो ये एरिया काउंट हो गया. ये टोटल एरिया मिलेगा AC के अंडर का 1, 2, 3 जो कि हमें सबट्रैक्ट करना है. ये एक्स्ट्रा काउंट हो गया है. तो यहां पे आगे हम बोलेंगे नाउ दिस इज माइनस 1, 2, 3 एरिया अंडर AC. तो AC की हमारे पास इक्वेशन कितनी आई थी? हाफ ऑफ x माइनस 1 dx. अब बस इसको इंटीग्रेट करते हैं. That will give us the required area. So this is equal to now, look here, इंटीग्रेट करो. 2x का इंटीग्रल हो जाएगा x स्क्वायर, फिर माइनस 2x लिमिट्स आर 1 to 2 प्लस x माइनस x का x स्क्वायर बाय 2 प्लस 4x लिमिट्स आर 2 to 3, देन माइनस हाफ x माइनस 1 का इंटीग्रल x स्क्वायर बाय 2 माइनस x लिमिट्स आर 1 to 3. तो टेक वैल्यूज एट अपर लिमिट माइनस वैल्यूज एट लोअर लिमिट. तो वी हैव a इक्वल टू अपर लिमिट पे लो, 2 पे लोगे तो 4 माइनस 4 विल बी 0. फिर वैल्यू एट लोअर लिमिट विल बी 1 माइनस 2. आगे चलते हैं प्लस वैल्यू एट अपर लिमिट विल बी माइनस 9 बाय 2 प्लस 12 और माइनस वैल्यू एट लोअर लिमिट माइनस 4 बाय 2 इज माइनस 2 प्लस 4 2 8. फिर आगे चलो वी हैव माइनस हाफ वैल्यू एट अपर लिमिट 3 पे कितनी है? 9 बाय 2 माइनस 3 और माइनस वैल्यू एट लोअर लिमिट 1 पे लो 1 बाय 2 माइनस 1. अब दिस यू कैन सिंप्लीफाई, ये सॉल्व होके आपके पास आ जाएगा 3 बाय 2 स्क्वायर यूनिट्स. ऑलराइट, तो दिस इज गोइंग टू बी द आंसर. ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया है. तो ट्राइंगल जो बन रहा है उसका आपको एरिया चाहिए था, तो पहले तीनों साइड्स की इक्वेशन निकालनी है और फिर आप इंटीग्रेशन यूज करके एरिया निकालोगे. अब अगला क्वेश्चन देखो. लुक एट नाउ क्वेश्चन नंबर 13th question is from the point P1 to 4 a perpendicular is drawn to this plane. All right, आपको क्या क्या चाहिए? देखो इक्वेशन, लेंथ एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर. तो अब देखो सिचुएशन कुछ ऐसी है. अगर हम एक प्लेन ड्रॉ करते हैं, सपोज वी हैव अ प्लेन लाइक दिस. ऑल राइट, और हमारे पास एक पॉइंट है, वहां से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है. ये पॉइंट P है 1, 2, 4 और मान लो फुट ऑफ परपेंडिकुलर L है. तो L के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, PL की इक्वेशन चाहिए, PL की लेंथ चाहिए. तो ऑल द 3 थिंग्स वी हैव टू ऑब्टेन. और प्लेन की इक्वेशन हमें दी है
2x plus y minus 2z plus 3 equal to 0. हम एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे, मान लो L के कोऑर्डिनेट्स हैं अल्फा बीटा गामा, तो ये L है हमारा अल्फा बीटा गामा. तो लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्टेन डायरेक्शन रेशियोज ऑफ PL. तो दो लाइंस के ऊपर अगर एक लाइन के ऊपर अगर आपको दो पॉइंट्स पता हैं x1 y1 z1 x2 y2 z2, तो व्हाट आर द डायरेक्शन रेशियोज? x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1. तो इसका मतलब हमें हमने अल्फा बीटा गामा लिया है, P 1 to 4 है, तो डायरेक्शन रेशियोज हो गए अल्फा माइनस 1, बीटा माइनस 2 और गामा माइनस 4. ऑलराइट, ये हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज हो गए. मान लो ये हैं A1 B1 C1. अब हम लेते हैं डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू प्लेन, क्योंकि प्लेन की इक्वेशन दी है ना आपको. तो नॉर्मल टू प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज देखो क्या होंगे, वो होते हैं एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स विच आर 2 1 माइनस 2. ठीक है, 2 1 और माइनस 2. लेट अस कॉल देम एज A2 B2 और C2. अब आप नोटिस करो जो नॉर्मल टू प्लेन है वो ऐसे होगी ना, तो नॉर्मल टू प्लेन और ये जो हमारी PL है ये आपस में क्या होंगे? पैरेलल होंगे. तो PL इज पैरेलल टू नॉर्मल. तो अगर दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल होते हैं. इसका मतलब A1 अपॉन A2 विल बी B1 अपॉन B2 एंड दिस विल बी इक्वल टू C1 अपॉन C2. तो पुट करो, दैट मीन्स वी आर गेटिंग नाउ, लुक हियर, ये है हमारे पास अल्फा माइनस 1 अपॉन 2, दिस इज बीटा माइनस 2 अपॉन 1 एंड इट इज गामा माइनस 4 अपॉन माइनस 2. सपोज ये रेशो सारी किसी लैम्डा के इक्वल है, तो यहां से देखो अल्फा आ गया हमारा 2 लैम्डा प्लस 1, बीटा इज इक्वल टू लैम्डा प्लस 2 एंड गामा इज इक्वल टू माइनस 2 लैम्डा प्लस 4. तो वी हैव गॉट दिस एज अल्फा बीटा गामा. अब लैम्डा अगर निकल गया तो अल्फा बीटा गामा आ जाएंगे. तो लैम्डा कैसे निकालोगे? आप नोटिस करो, ये जो पॉइंट आपका L है ये इस प्लेन के ऊपर लाई कर रहा है. इसका मतलब पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स इस प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे. तो लेट अस राइट दैट. सो वी से दैट L अल्फा बीटा गामा लाइज ऑन प्लेन जिसकी इक्वेशन है हमारी 2x plus y minus 2z plus 3 equal to 0. तो its coordinates will satisfy this equation. तो पुट कर दो, इसका मतलब we have 2 alpha plus beta minus 2 gamma plus 3 is 0. अब देखो ये अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज हम पुट करते हैं, तो दैट मीन्स 2 into 2 lambda plus 1 plus lambda plus 2 और minus 2 times minus 2 lambda plus 4 plus 3 is equal to 0, which means we have 4 lambda plus 2 plus lambda minus plus 2, फिर कितना? 4 lambda minus 8 plus 3 is 0. 4 lambda plus lambda 5 lambda plus 4, तो that means 9 lambda. ये कितना हो गया? 2 plus 2 4, 4 plus 3 7, minus 8 minus 1, 9 lambda 1 है, तो lambda की वैल्यू कितनी आ गई? 1/9. अब ये लैम्डा हम यहां पुट करेंगे एंड वी आर गोइंग टू फाइंड अल्फा बीटा एंड गामा. तो देखो अल्फा हमारे पास आ गया 2/9 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 11/9. बीटा इज इक्वल टू 1/9 प्लस 2 दैट मीन्स इक्वल टू 19/9. फिर गामा इज इक्वल टू माइनस 2/9 प्लस 4, तो दैट मीन्स 34/9. तो अल्फा बीटा गामा ही हमारे पास फुट ऑफ परपेंडिकुलर था. तो therefore foot of perpendicular L will be given by 11/9, 19/9 and 34/9. तो एक चीज तो हमें ये निकालनी थी, फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट्स. अब आपको चाहिए लेंथ. ये देखो हमने यहाँ पे ये पॉइंट P लिया है, ऑलराइट, ये हमारा L है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इज PL. P के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 2 4. तो लेट मी राइट ओवर हियर, P is 1 2 4. तो let us obtain now length of perpendicular which is equal to PL. तो यहां पुट करो फॉर्मूला x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square plus z2 minus z1 whole square. तो 11/9 minus 1 square then 19/9 minus 2 का square and plus we have
34 by 9 minus 4 का स्क्वायर। तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 11 by 9 minus 1 कितना, 2 by 9 का स्क्वायर 4 by 81। फिर 19 minus 9 2 जा 18, तो 1 by 9 का स्क्वायर 1 by 81। फिर माइनस 2 by 9 का स्क्वायर 4 by 81, तो 1 by 81 का 9 बाहर आएगा, दिस इज अंडर रूट ऑफ 9, तो दैट मीन्स 3 by 9 इक्वल टू 1 by 3 यूनिट्स, दैट इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। फिर आपको चाहिए अब क्या, वी नीड इक्वेशन ऑफ पी एल, ठीक है, इक्वेशन ऑफ पी एल। तो 2 पॉइंट्स अगर आपको लाइन के ऊपर पता है तो आप उनकी इक्वेशन कैसे निकालते हो, x minus x1 upon x2 minus x1, this is y minus y1 upon y2 minus y1, and this is z minus z1 upon z2 minus z1। क्या बोलते हैं इसको, 2 point form of line, isn't it? ये होती है ना। अब देखो x1 y1 z1 आपका p हो गया 1 2 4, और जो l है x2 y2 z2 it is 11 by 9, 19 by 9, 34 by 9। पुट कर दो, we have x minus 1 upon 11 by 9 minus 1 will be how much, 2 by 9। look here, ये हो जाएगा 2 by 9 इक्वल टू y minus 2 upon 19 by 9 minus 2 कितना आएगा आपका, 1 by 9। फिर z minus 4 upon 34 by 9 minus 4 कितना आएगा, minus 2 upon 9। डिनोमिनेटर में देखो 9 हटा दो, 9 से मल्टीप्लाई कर दो, तो दिस इंप्लाइज वी हैव x minus 1 upon 2 equal to y minus 2 upon 1, and this is equal to how much, z minus 4 upon minus 2। this is now equation of PL। तो तीनों चीजें हमने निकाल ली। ऑलराइट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फिर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर एंड इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर। तो दिस वाज द क्वेश्चन ऑन प्लेन, ठीक है, फ्रॉम 3D। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। अब लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो कि एक केस बेस्ड हमारा या डेटा बेस्ड क्वेश्चन होता है। तो देखो हमें दिया क्या है, वी आर गिवन दैट अ शॉपकीपर सेल्स 3 types of flower seeds X, Y and Z. They are sold as a mixture where proportions are 4:4:2। मतलब मिक्स करके वो सेल कर रहा है, 3 वेराइटीज ऑफ हमारे पास फ्लावर सीड्स हैं। फिर द जर्मिनेशन रेट्स ऑफ दीज 3 टाइप ऑफ सीड्स आर, अब देखो जब आप खरीद के लाते हो सारे नहीं ना जर्मिनेट होते, सब में से तो फूल निकलते नहीं है, तो अगर आप 10 सीड्स डालोगे उनमें से कुछ के ही निकलेंगे। तो जो सीड्स हैं उनके जर्मिनेशन जो रेट्स हैं वो हैं 45% टाइप एक्स का, 60% टाइप बी का और 35% टाइप एक्स का, ये वाई का और ये जेड का। अब बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन यू हैव टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। याद है ना, इसके 2 सब पार्ट्स होंगे और दोनों पार्ट्स 2-2 मार्क्स के होंगे। तो देखते हैं हमें क्या गिवन है। पहला क्वेश्चन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रैंडमली चोजन सीड टू जर्मिनेट। अब देखो इसमें आपको कहा था जो x:y:z सीड की रेशो है वो कितनी है, लेट अस सी, इट इज 4:4:2। और फिर आपको देखो इनके जर्मिनेशन रेट कितने कितने दिए थे, 45, 60 एंड 35%। तो 45%, 60% एंड 35%। तो आपको बताना है क्या प्रोबेबिलिटी है कि उस मिक्सचर में से आपने अगर कोई सीड चूज किया है वो जर्मिनेट करेगा। अब इसमें हम डिफाइन करते हैं इवेंट्स। लेट मी डिफाइन E1 एज, E1 इवेंट क्या लोगे यहाँ पे, कि सीड इज ऑफ एक्स टाइप, कि एक्स टाइप का सीड है। फिर E2 इवेंट ले लो कि सीड इज ऑफ वाई टाइप, इज इट ऑल राइट, कि सीड इज ऑफ वाई टाइप। और हम E3 इवेंट लेते हैं कि सीड इज ऑफ Z टाइप, मान लो Z टाइप का हमारा सीड है, इज इट ओके। तो अब देखो इस क्वेश्चन में हम एक नया इवेंट डिफाइन करेंगे। ए वो क्या होगा जो तीनों के साथ होगा कि सीड विल जर्मिनेट, ऑलराइट। तो सीड विल जर्मिनेट, दैट विल बी एन इवेंट ए। अब देखो ये वाला पार्ट हमें इस क्वेश्चन का कैसे करना है। इसमें जब आपको एक ही प्रोबेबिलिटी चाहिए ना, देखो प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडमली चोजन सीड विल जर्मिनेट, तो एक ही जब प्रोबेबिलिटी चाहिए होती है, आई होप यू कैन रिकॉल, वी आर गोइंग टू यूज लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, इज इट ऑल राइट।
तो लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी हम यूज करने वाले हैं। क्या लॉ होता है, देखो क्या फॉर्मूला होता है इसका, लेट अस सी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय E1, कंडीशन प्रोबेबिलिटी, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय E2, देन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय E3। अब ध्यान से देखो, E1, E2, E3 की प्रोबेबिलिटी क्या होंगी, सीड इज ऑफ X टाइप, ये है आपका 4 और टोटल कितना हो गया 4 + 4 + 2 इज 10, तो दैट मीन्स हम यहां पे बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इज 4/10 दैट इज इक्वल टू 2/5। फिर Y टाइप का 4 आउट ऑफ 10 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इज इक्वल टू अगेन 4/10 दैट इज 2/5। और फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 विल बी इक्वल टू सीड Z टाइप का है, 2 आउट ऑफ 10 है, दैट मीन्स 1/5। अब देखो A बाय E1 का क्या मतलब है कि E1 अगर कर चुका है मतलब सीड X टाइप का है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जर्मिनेट करेगा, ये आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया है 45%। तो यहां पे इसका मतलब हमारे पास ये हो गया, लुक हियर, लेट मी राइट हियर ओनली, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E1 अगर कर चुका है तो जर्मिनेट करने की प्रोबेबिलिटी है 45%, मतलब 45/100। इसी तरह A बाय E2 का मतलब है E2 हैज अकर्ड, मतलब सीड Y टाइप का है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जर्मिनेट करेगा 60%। तो वी हैव नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E2 विल बी 60/100, गॉट इट। A बाय E3 का मतलब E3 अगर कर चुका है मतलब सीड Z टाइप का है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि जर्मिनेट करेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E3 दैट इज 35%, मतलब 35/100। अब ये वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो दिस इज इक्वल टू 2/5 इंटू 45/100 प्लस वी हैव 2/5 इंटू 60/100 प्लस वी हैव 1/5 मल्टीप्लाइड बाय 35/100। नाउ इफ यू सॉल्व वी आर गेटिंग दिस टू बी इक्वल टू, ये देखो नीचे एलसीएम सब में 500 आएगा, दिस इज 90 प्लस 120 प्लस 35, इज इट ऑल राइट, ये आ जाएगा। दिस ऑन सॉल्विंग विल गिव यू 245 डिवाइडेड बाय 500। सॉल्व करने के लिए काम करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो तो 490/1000, ये कैंसिल हो गया, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी विल बी 0.49। तो पार्ट 1 का आंसर हमारा क्वेश्चन नंबर 14 का कितना आ रहा है, 0.49, विच इज बेस्ड ऑन किसके ऊपर, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। अब इसी का पार्ट 2 देखो, वो ये है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सीड विल नॉट जर्मिनेट गिवन दैट इट इज ऑफ टाइप Z। अब देखो क्या पूछा है आपको, Z टाइप का सीड है, इस इवेंट को हमने E3 लिया था, वो गिवन है, याद है मैंने आपको बताया था गिवन के बाद वाला इवेंट ऑलरेडी अकर कर चुका है, तो E3 इवेंट जो है दैट हैज ऑलरेडी अकर्ड। आपको प्रोबेबिलिटी चाहिए सीड विल नॉट जर्मिनेट, ए इवेंट था कि सीड जर्मिनेट करेगा, तो नॉट जर्मिनेट मतलब A बार की प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो वी नीड प्रोबेबिलिटी ऑफ A बार गिवन दैट E3 हैज ऑलरेडी अकर्ड। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपने निकालनी है, आपको पता है ये होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी A बाय E3, इज इट ऑल राइट। तो A बाय E3 का मतलब E3 अकर कर चुका है, मतलब सीड कौन से टाइप का है, Z टाइप का है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जर्मिनेट करेगा, ये देखो 35/100 A बाय E3, यही दिया हुआ था ना कि 35% इज द प्रोबेबिलिटी कि Z टाइप का सीड हमारा जर्मिनेट करेगा, तो यहां पे हम लिखते हैं 35/100। तो दिस इज इक्वल टू 100 माइनस 35, दैट मीन्स 65/100, दैट मीन्स रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज 0.65, दैट इज द आंसर। तो ये हमारा आंसर है किसका, पार्ट 2 का, क्वेश्चन नंबर 14 का। ऑलराइट, तो केस बेस्ड क्वेश्चन था जिसमें हमारे कितने पार्ट्स होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं। तो ये था हमारा सीबीएसई टर्म 2 का मॉक टेस्ट मैथमेटिक्स का, जिसके हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए। तो आई होप यू हैव क्लियर्ड ऑल योर डाउट्स, या कोई कंसेप्चुअल भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम थी तो आई होप वो इन क्वेश्चंस के थ्रू सॉल्व हो गई होगी। अब देखो, इसके लिए आप जितने मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करोगे
उतना ही आपको एक तो कहाँ मिस्टेक कर रहे हो वो भी पता चल जाएगा, टाइम लिमिट का भी अंदाजा हो जाएगा और एक कॉन्फिडेंस भी आ जाता है। तो प्रैक्टिस एज मेनी मॉक टेस्ट एज यू कैन और टाइम लिमिट के हिसाब से प्रैक्टिस करो। और बिल्कुल भी कैलकुलेटर यूज मत करना कैलकुलेशंस के लिए, क्योंकि आपको वो प्रोवाइडेड नहीं होंगे एग्जाम में। तो बिना कैलकुलेटर के ही कैलकुलेशंस करो और ग्राफ भी इसी तरह से प्रॉपरली बनाओ, पूरा क्वेश्चन एंड तक सॉल्व करो, तभी आपको एग्जैक्टली आइडिया लगेगा कि आप कितना पेपर कितने टाइम में कर पा रहे हो, राइट? सो कीप प्रैक्टिसिंग and keep enjoying the benefits of our courses. Thank you and bye-bye.